हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का विषय हमारा क्या है, बर्तनी। इससे पहले मैं आपको हिंदी में स्वरवर्ण से संबंधित एक क्लास पूरी करा चुका हूँ, व्यंजन वर्ण से संबंधित पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ और आप वो वीडियो पसंद भी कर रहे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आज का विषय हम पढ़ते हैं। बर्तनी। बर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग, इंग्लिश में इसे स्पेलिंग बोलते हैं। बर्तनी शब्द में प्रयुक्त वर्णों, मात्राओं एवं चिन्हों का लेखन एवं उच्चारण ही शब्द की बर्तनी होती है। इसे वर्ण विन्यास, अक्षरी अथवा हिज्जे भी कहा जाता है। ठीक है। शुद्ध बर्तनी के लिए कुछ नियम है जो निम्न प्रकार है। देखिए, पहला होता है हलन चिन्ह का प्रयोग। हलन चिन्ह का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है, ये चीज़ इसमें हम बताएंगे आपको। हिंदी शब्दों में अंतिम अ शब्द उच्चरित नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों को लिखने में हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में यदि कोई शब्द स्वरांत हो तो उसका उच्चारण किया जाता है और यदि व्यंजनांत हो तो उसमें हलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, श्रीमान, आयुष्मान आदि हिंदी के शब्दों में यह लुप्त हो चुका है। ठीक, ये क्या कह रहा है आपको, हिंदी के शब्दों में अंतिम आ शब्द उच्चारित नहीं होता। जैसे कि आपने पहले मेरी व्यंजन की क्लास दी हुई तो मैंने उसमें बताया था, कोई भी व्यंजन शब्द ऐसा नहीं होता जिसमें आ स्वर सम्मिलित ना हो। ठीक है, ये उच्चारित नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों को लिखने में हलन चिन्ह का प्रयोग होता है। जबकि संस्कृत में इसमें स्वरांत हो तो उसका उच्चारण किया जाता है और यदि व्यंजनांत हो तो उसमें हलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमान, आयुष्मान आदि हिंदी के शब्दों में लुप्त हो चुका है। जैसे हिंदी के किन किन शब्दों से लुप्त हो चुका है, जैसे महान, विद्वान आदि। अब देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा ये और ए का प्रयोग। ये तथा ए का प्रयोग अव्यय क्रिया एवं शब्दों के बहुवचन बनाने में किया जाता है। किस किस में किया जाता है, अव्यय क्रिया और बहुवचन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन रूप ये और एक वचन स्त्रीलिंग में यही और बहुवचन में ऐया होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग के एक वचन रूप में या आ रहा हो लास्ट में, उसके बहुवचन जब हम बहुवचन में ऐसे बनाएंगे तो उसका या का ये कर देंगे और स्त्रीलिंग में एक वचन का ये यही होगा और बहुवचन बनाते समय उसका ऐया अंकी बिंदी लगेगी। अंकी बिंदी का मतलब वो एक से ज़्यादा है। अब ये है एग्जाम्पल देखिए, गया, आया का स्त्रीलिंग क्या होगा, गई और आई, और पुरुषों में बहुवचन क्या होगा, गए और आए। ठीक, और इसका गया और आए स्त्रीलिंग, गई और आई हो गया, बहुवचन और आए हो गया पुरुष का। अगर यही बहुवचन में बनाता तो यहाँ के इसके आगे बिंदी लग जाती है इस तरीके से, गई और आई। ठीक है, ऐसी। ठीक, अगर अब देखिए आगे चलते हैं। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उसके पुल्लिंग वचन में एक में ए होगा। क्या कह रहा है, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उसके पुल्लिंग वचन में ए होगा। कैसे, देखिए सुनिए। उदाहरण, हुआ का पुल्लिंग वचन क्या होगा, हुए। ठीक, बड़ा आ का क्या हो जाएगा, ए, बहुवचन बनाते समय। ठीक, ऐसी स्त्रीलिंग एक वचन के अंत में यदि आ आए तो उसका एक वचन में ई तथा बहुवचन में ए होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, हुआ का स्त्रीलिंग क्या होगा, हुई, और बहुवचन क्या होगा, हुई। ठीक, ऐसी नेक्स्ट पॉइंट है, विशेषण का अंत जैसा हो वैसे ही ये या ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे गया है तो बहुवचन में गए और स्त्रीलिंग में गई होगा। ठीक है, गया का बहुवचन क्या होगा, गए, और स्त्रीलिंग में गई। अनुस्वार, अनुसार अंकी बिंदी लगी रहती है उसके ऊपर, उसे अनुसार बोलते हैं हम। तो अनुसार एवं अर्ध पंचमाक्षर, यह अर्ध पंचमाक्षर है। अर्ध पंचमाक्षर हमारे कौन से होते हैं, ड़ा, ड़े, ड़े, ने, में। ठीक, ये सब का प्रयोग कब होता है, संस्कृत के जिन शब्दों में पंचमाक्षर के बाद, ये पंचमाक्षर हमारे कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए, ड़े, ड़े, ड़े और ने, में के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण आता है। ठीक है, कह रहा था उसी वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको
वर्ड आई है तो आपने व्यंजन क्लास जरूर देखिएगा कि कै वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कैक है, गैग है और है। ऐसे ही ये कह रहा है कि अगर जैसे इनके कोई वर्ग के शेष 4 वर्ड में से कोई वर्ड आता है तो उसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी अर्ध पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए आगे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे वंदना। ठीक है, अब ये देखिए दा जो है, ता था दा, तावर का है, तो ये तावर का चौथा वर्ण आ रहा है, इससे पहले क्या हो गया, अनुस्वार का प्रयोग हुआ। ऐसे नंद का नंद, संस्कृत में यार अलावा सा, से और है पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल संलग्न, संबद्ध, संयम। क्या कह रहा है, संस्कृत में या, रा, ला, वा, सा, से, षटकोर, सा और है से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। देखिए सब इसमें ये ल आ रहा है, देखिए यहाँ पे ल है तो इससे पहले क्या है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। वा आ रहा है तो वैसे पहले अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में। ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये बताइए तत्सम शब्द है या तद्भव, अब ये संयम दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा ये तत्सम है तद्भव। देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत में यारा अलावा स से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो ये या से पहले अनुस्वार का प्रयोग है, ये नहीं है तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव वो होता है जो संस्कृत के धीरे धीरे इस्तेमाल में होते हैं हिंदी शब्दों में आ गए। ये आपको आगे बताया जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यह छोटी ही बड़ी ए से एनक, ए से एड़ी है, ए से एनक है, ओ से ओखली, ओ से औरत युक्त व्यंजनों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग प्रचलित है। जैसे क्या है, जैसे देखिए खिंचाई, यहाँ पे ई की मात्रा है तो क्या है, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। ऐसे नीम, वेट, चोच आदि इनकी जहाँ मात्रा होंगी इनके साथ जो युक्त व्यंजन होंगे उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर हमेशा अनुस्वार का प्रयोग प्रचलित है। अब आप अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अनुनासिक अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग, जिन शब्दों में शिलालेख के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी थी उनमें चंद्र बिंदु लगाना सरल होता है और आवश्यक स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हंस, हंस क्या है, एक जल पक्षी का नाम है। हंस, हंसने की क्रिया हो गई। देखिए दोनों अनुसार और अनुनासिक लगने से दोनों शब्दों का अंतर बदल गया, इसलिए इन चीज़ों की आपका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अंगना, घर का आंगन, अंगना जैसे रूपवती स्त्री, नित्यांगना। अर्धचंद्र का प्रयोग, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ की ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखिए डॉक्टर में डी ओ सी आ रहा है, डी के बाद ओ आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम अर्धचंद्र की बिंदी लगाएंगे। ऐसे कॉलेज में सी ओ आ रहा है तो यहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। हॉस्पिटल में देखिए एच ओ आ रहा है तो यहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। जैसे हॉस्पिटल को हिंदी में लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है हिंदी में यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे स्वतः, दुख, पुनः, मना, स्थिति आदि। ये क्या है, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में ये स्वतः इस तरीके से लिखा जाता है, जब हम इसे हिंदी में जब हम इसे तद्भव रूप में प्रयोग करते हैं तब भी हमें इसी तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, जानकारी के अभाव में हम इसे लुप्त ही करते जा रहे हैं और ये हमारा परीक्षा के जब हम बैठते हैं तो हम इन्हें गलत करते हैं। इसलिए इनकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में न लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइएगा और क्लास को बार बार इसे रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। रे और न का प्रयोग, रे अधिकतर, देखिए रे अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में ड़ा होता है उनके तद्भव रूप में ड़ा के स्थान पर ना प्रयुक्त होता है। जैसे संस्कृत में रण होता है, अब तद्भव में क्या होगा, ये रन। ऐसे संस्कृत ये तत्सम शब्द क्या है इसका, फड़, और ये तद्भव में प्रयोग होगा फन। किसी एक ही शब्द में यदि री से रा और सा के बाद ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। देखिए किसी एक ही शब्द में यदि री, रा और सा के बाद ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। कैसे, किसी एक ही शब्द में यदि री, रा और सा कोई भिन्न बड़ा है तो ना का ड़ा नहीं होता। जैसे देखिए अर्चना, तो यहाँ पे ये इसमें ड़ा नहीं हुआ। रचना, प्रार्थना, अगर यहाँ पर री, रा और सा आता तो इसका ना का ड़ा हो जाता है। लेकिन किसी एक ही शब्द में यदि र और सा कोई भिन्न बड़ा है, इसमें देखिए री, रा और सा कुछ नहीं है तो ये ना ही रहेगा, ड़ा नहीं होगा इसका।
और छ का प्रयोग। छ एक स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि छा, देखिए यहाँ गलत है, ये छा है, यहाँ आपका छा आएगा। छा एक स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि छा एक संयुक्त व्यंजन है। छा संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है, जैसे शिक्षा, दीक्षा, प्रतीक्षा आदि। अब ये वाह, वक्री और वाह का प्रयोग। वाह वाले शब्दों की संख्या हिंदी में अधिक होती है और वाह वाले शब्दों की संख्या संस्कृत में अधिक होती है। राह व्यंजन का प्रयोग, देखिए राह व्यंजन का प्रयोग कैसे होता है, जब ड़ आधा छ आधा स्र टा आधा ठा आधा डा डे और सभी आधे शब्द हैं व्यंजनों का, इसलिए इसमें हलन का प्रयोग हो रहा है। जिसमें हलन का प्रयोग होता है मतलब ये आधा रूप है शब्दों के। व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजनों के साथ रा आता है, तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में रा का यह रूप हो जाता है। क्या रूप हो जाता है, जैसे प्रभात, ये नीचे रा निकलता है, क्रे। देखिए छा टा डा ड डे, व्यंजन जब आधे या स्वरहीन हो तो उसके बाद रा आए, तब इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ रा का यह रूप हो जाता है, जैसे ड्रम, ट्रेन आदि। ठीक। आधे रा के लिए उज्ज्वल रेख चिन्ह का प्रयोग भी होता है, जैसे दर्द, मर्म, गर्ग आदि। देखिए सा और स का प्रयोग। सा केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, जैसे कसात, संतोष भाषा आदि। देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है, कभी कभी परीक्षा में तत्सम और तद्भव शब्द पूछता है। मान लीजिए उन्होंने पूछा संतोष, तत्सम है या तद्भव, तो यहाँ क्या कह रहा है, सा केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, तो ये तत्सम शब्द है। जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु सा होता है उनसे बने शब्दों में भी सा रहता है, जैसे शिष्य, शेष आदि शिष्य धातु से बने हैं। संधि करने में कैक है, टेट है, पा फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग सदैव सा हो जाता है। ठीक है, संधि करते समय अगर हमें का, खा, टा, ठा, पा फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग सदैव क्या हो जाता है, सा षटकोण हो जाता है। ये आपको संधि विच्छेद में बताया जाएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपका संधि विच्छेद के चैप्टर में क्लियर किया जाएगा। यदि किसी शब्द में सा हो और उसके पूर्व आ अथवा आ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो सा के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। टा वर्ग के पूर्व केवल सा आता है, जैसे षोडश, कष्ट, नष्ट आदि। री बाद सा ही आता है, जैसे ऋषि, तृष्य, कृषि आदि। री से ऋषि के बाद हमेशा सा आता है और टा वर्ग के पूर्व केवल सा आता है। जैसे देखिए टा वर्ग कौन कौन से थे, टा, ठा, डा, डे और डे। अगर आपने व्यंजन की क्लास देखी तो आपको सारे वर्ग याद होंगे। टा वर्ग के पूर्व केवल हमेशा षटकोण आता है, जैसे देखिए यहाँ लिखा षोडश, कष्ट, नष्ट आदि। ऐसी री ऋषि के बाद प्रायः सा ही आता है, जैसे ऋषि, तृषा, कृषि आदि। संस्कृत शब्दों में च और छ के पूर्व सा ही आता है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो रहा आपका। मान लीजिए तत्सम तद्भव पहचानने के लिए आपसे कहा दे दिया निश्चल। अब इसमें पूछ रहा है संस्कृत है तो तत्सम है या तद्भव है। आप तो इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए ये पॉइंट लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। संस्कृत शब्दों में चा और छा के पूर्व सा ही आता है और संस्कृत शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, इसलिए ये क्या है, निश्चय और निश्चल शब्द कैसे हैं, तत्सम। ठीक, जहाँ सा और स एक साथ प्रयुक्त हो वहाँ हमेशा सा पहले आता है। क्या कह रहा है वो, जब देखिए सा सपेरा और संयम एक साथ प्रयुक्त हो रहे हो तो हमेशा सा संयम वाला पहले सा आता है। देखिए जैसे ये शब्द लिखे हैं, शासक, प्रशंसा, ये सा सपेरा बाद में आ रहा है, सा संयम पहले आ रहा है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की, अच्छे से सही से ध्यान दीजिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए क्लास को फालतू ना समझें और ध्यान से अच्छे से देखें और नोट्स बनाते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जहाँ सा संयम और सा षटकोण एक साथ आए वहाँ सा पहले आता है। ठीक, ऐसे ही देखिए सा षटकोण और सा सपेरा में कोई आएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले सा पहले आएगा। इसमें भी सा पहले आता है, जैसे शोषण, शेष आदि। ठीक, उपसर्ग के रूप में नी, वी आदि आने पर मूल शब्द का सा पूर्वक बना रहता है, जैसे निसंशय, विस्तार आदि। उपसर्ग के रूप में नी, वी आदि आने पर मूल शब्द का सा पूर्वक बना रहता है। ठीक है, चलिए वर्तनी चैप्टर ये आपका पूरा है। ये क्लास आपकी यहीं पूरी होती है। कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और इसके नोट्स आप बनाते चलिएगा। अभी इस क्लास को आप नॉर्मल ना लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि जब आपको लिखने का तरीका ही नहीं आता होगा कि कब अंकी बिंदी लगेगी,
कब हमारी कौन सी छोटे ओ की मात्रा किधर लगती है, बड़े ओ की मात्रा किधर को लगती है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी नोट्स बनाइए, जब मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, तभी आपको सब क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने।